आभासी एवं वास्तविक ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, और आभासी एवं वास्तविक ऊंचाई में हमें जो आपकी वस्तु रखना है उसे कहां पर रखना है, विरल माध्यम में रखना है, और आपको उस वस्तु को कहां से देखना है, सघन माध्यम से देखना है। कहां से देखना है, सघन माध्यम से देखना है। ये क्या हो गया आपका पृथक्कारी पृष्ठ हो गया। ये पृथक्कारी पृष्ठ के नीचे ये वाला जो भाग है वो कौन सा माध्यम है आपका, सघन माध्यम है। सघन माध्यम कोई भी हो सकता है। और ये वाला माध्यम कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। इसे हम क्या मान लेते हैं, वायु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वायु मान लेते हैं। अब यहां पर आपकी क्या रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है। यहां पर आपकी एक वस्तु ओ रखी हुई है। यहां पर आपकी एक वस्तु ओ रखी हुई है, और उस वस्तु ओ को हम कहां से देख रहे हैं, बेसिकली अपनी आंखों से इस सघन माध्यम से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, बेसिकली इस सघन माध्यम से देख रहे हैं। ये जो आपकी वस्तु ओ है, इसे हम सघन माध्यम से देख रहे हैं। तो बेसिकली ये वस्तु हमें कब दिखाई देगी, जब बेसिकली इससे प्रकाश किरणें आएगी और प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, बेसिकली प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली किसी भी बिंब का यदि प्रतिबिंब बनाना है तो उसके कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण हम इस प्रकार से भेज देते हैं, और जो दूसरी किरण है मैं कुछ इस प्रकार से भेज देता हूं। भेज दिया 2 किरणें, ये हो गई आपकी पहली किरण, ये हो गई आपकी दूसरी किरण। अब देखना जो आपकी ये वाली किरण है किस बिंदु पर आपतित हुई है, ये वाली बिंदु पर आपतित हुई है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बेसिकली इस आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक अभिलंब की आवश्यकता होगी। अभिलंब की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब भी आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब की से क्या हो जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती। बेसिकली क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती जब भी आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आपकी झुक जाएगी। ये झुकी नहीं है बेसिकली, ये तो इसका वास्तविक पथ हो गया। इस प्रकार देखो ये होगा इसका वास्तविक पथ, लेकिन चूंकि आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में, तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो आपकी प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चले जाएगी। ये हो जाएगा आपकी प्रकाश किरण, ये आंखों पर आपकी पड़ेगी ये वाली प्रकाश किरण। ये आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है आपकी, अपवर्तित किरण। अब बेसिकली जो ये आपकी आंख है, ये वाली जो आपकी वस्तु है उसे वो यहां पर नहीं देखने वाली, इस बार वो कहां पर देखेगी, हमेशा याद रखना जो आपकी आंख रहती है वो किस पथ को फॉलो करती है, सीधे पथ को फॉलो करती है। किस पथ को फॉलो करती है, सीधे पथ को फॉलो करती है। तो बेसिकली इसके अनुसार यदि मैं सीधा पथ बनाऊंगा तो बेसिकली वो आपका सीधा पथ ये होगा। यदि मैं इस प्रकाश को मानते हुए सीधा पथ बनाऊं तो सीधा पथ क्या होगा आपका, ये होगा। और यहां पर आपको जो वस्तु दिखाई देगी जो कि वास्तव में यहां है, वो कहां पर दिखाई देने वाली है, आपको वहां पर दिखाई देने वाली है। इतनी बात आई समझ में। देखो बेसिकली इस बिंब जो कि विरल माध्यम में रखा हुआ है, और ये जो आपकी आंख, मतलब कि हम सघन माध्यम से देख रहे हैं इस वस्तु को, तो क्या होगा, जब भी आपकी प्रकाश किरण आपकी आंखों पर पड़ेगी तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा, और उसका प्रतिबिंब बनेगा तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहां से हमें 2 प्रकाश किरणें भेजनी पड़ेगी यदि हमें प्रतिबिंब चाहिए। तो ऐसे पहली प्रकाश किरण ऐसे गई, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे गई। अब ये वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब की ओर, ये है आपका अभिलंब। देखो ये है आपका अभिलंब, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो वो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। ये हो गया आपका अभिलंब, इस अभिलंब की ओर झुक गई। जानी चाहिए थी, वो सीधे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, और अभिलंब की ओर झुकी तो हमारे सीधे आंखों पर पड़ी। अब बेसिकली जो हमारी आंख है वो प्रकाश से सीधे पथ को फॉलो करती है, तो इसे वो सीधा बढ़ाते हुए कहां पर प्राप्त कर लेगी, यहां पर। तो जो आपकी वास्तविक वस्तु यहां पर थी वो हमें वहां पर ना देखते हुए कहां पर दिखाई देगी, इतनी ऊंचाई पर दिखाई देगी। मैं मान लेता हूं जो आपकी वास्तविक ऊंचाई थी वो कितनी है, आपकी h है। वास्तविक ऊंचाई कितनी है आपकी, h है। और बेसिकली ये जो आपकी है ये वाली कौन सी ऊंचाई हो जाएगी, आपकी आभासी ऊंचाई। और जो आभासी ऊंचाई है उसे मैं क्या मान लेता हूं, आपका h डैश मान लेता हूं। तो बताओ यहां पर आपकी आभासी ऊंचाई ज्यादा है या वास्तविक ऊंचाई ज्यादा है? ऑब्वियस बात है, आभासी ऊंचाई ज्यादा है। मतलब कि जो हमें वस्तु है, यदि हम सघन माध्यम से देखते हैं और वस्तु विरल माध्यम में रखी हुई, तो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी बेसिकली। मतलब कि उसकी ऊंचाई हमें ज्यादा देखने मिलेगी।
यहां से स्पष्ट भी हो रहा है। तो यही है आभासी एवं वास्तविक ऊंचाई। ये वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई क्यों प्राप्त होती है? जस्ट बिकॉज अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया। अब हमें इसके लिए क्या करना है? डेरिवेशन करना है। तो देखो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम इसे मान लेंगे आपका बिंदु ए। क्या मान लेंगे? इसे आपका बिंदु ए मान लेंगे। उसी प्रकार से ये जो है इसे क्या मान लेंगे? आपका बिंदु बी मान लेंगे। ये जो है आपका, इसे क्या मान लेंगे? बिंदु एम मान लेंगे। अब हमें आई मानना पड़ेगा। तो देखो आई क्या होता है? बेसिकली आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? ये जो आपकी आपतित किरण है, ये जो आपकी आपतित किरण है ये आपकी आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये जो आपका आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो भी कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? बेसिकली आपका आपतन कोण कहते हैं। बेसिकली इसे क्या कहते हैं? हम आपका आपतन कोण कहते हैं। आई बात समझ में? ये हो गई। देखो ये है आपकी आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण। ये वाली जो डैश 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 वाली है, ये तो आपकी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। देखो अपवर्तित किरण को मैंने पीछे बढ़ाया डैश डैश वाली को, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है ये वाला जो आपका अभिलंब है, जो सीधा जा रहा है, और ये जो आपकी आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा? आपका आपतन कोण। सबसे पहले ये बात समझ में आई। अब बेसिकली हमें देखना है आर क्या होगा। तो देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? बेसिकली आर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली उसे आर कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? ये हो गया आपतन कोण आई, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण। ये अपवर्तित किरण थी, ये आपका अभिलंब था, उसके बीच बना कोण आर हो जाएगा। अब देखना यदि कहीं पर आपकी जेड प्रकार की आकृति बनती है, जेड प्रकार की आकृति बनती है, तो यदि यहाँ पे कोण आपका आई है तो यहाँ पर भी कोण आपका क्या होगा? आई ही होगा। उसी प्रकार से देखो यदि हम बात करें तो आपका जेड जैसी आकृति बन कहाँ रही है? देखो ये वाली बन रही है आपकी जेड जैसे आकृति बन रही है। देखो जस्ट बिकॉज जैसे यहां पर बन रही सेम टू सेम वही बन रही है। देखो बन रही है। तो बेसिकली यदि यहां पर आई है, जैसे कि यहां पर आई है, तो यहां पर भी क्या बनेगा? आपका आई ही बनेगा। बनेगा आई ही। आप गलती से ये मत कर लेना कि इसे आप समझ लो जेड, इसे जेड मत समझना। आप उसे जेड कब समझ पाते? जब आपका आपतन कोण केवल यहां तक होता, जब आपका आपतन कोण केवल ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच में होता, तब आप इसे मान सकते थे आपका आई। तब आप इसे क्या मान सकते थे? आई। यहां पे कंफ्यूजन ये भी आता है कि बेसिकली ऐसे भी तो जेड एंगल बन रहा है ना, तो इसे हम क्यों आई नहीं मान रहे? क्योंकि वो आई हम तब मानते जब आपका एंगल केवल इतना सा का होता। लेकिन अभी आपका एंगल कितना है? पूरा इतना है, क्योंकि ये आपतित किरण, ये अभिलंब, पूरा एंगल इतना है। तो मुझे आपका ये वाला कैसे ले सकता हूं मैं फिर? है कि नहीं? तो मुझे कौन सा जेड वाला जेड लेना पड़ेगा? ये वाला जेड लेना पड़ेगा, ये वाला पूरा वाला जेड लेना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में कि क्यों हम ये वाला जेड नहीं ले रहे हैं? यहां भी तो जेड बन रहा है। देखो ये जेड प्रकार की आकृति बन रहा है, लेकिन वो वाला जेड हम तब मान्य होता जब ये वाला आई कोण कहां तक रहता? केवल यहां तक रहता आई कोण, तब आराम से जेड वाला फॉलो हो जाता। लेकिन आपका आई अभी कहां तक है? यहां तक है। अब यदि आई यहां तक है तो हमें इस प्रकार से लेना पड़ेगा आपका जेड। आई बात समझ में? जेड हमें इस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो यदि ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा, जैसे कि आपको यहां पर देखने मिल रहा है। उसके बाद देखना बेसिकली यदि ये कोण आर है तो ये भी कोण क्या होगा? आपका आर होगा। क्यों समझना? देखो ये हो गई आपकी पहली समांतर रेखा, ये हो गई आपकी दूसरी समांतर रेखा। यदि इस प्रकार से कोई रेखा उसे काट रही है, देखो जो कि बेसिकली वास्तव में ये वाली रेखा देखो काट रही है, काट रही है आपकी। देखना ये वाली जो रेखा है, देखो ये हो गई पहली समांतर रेखा पहली, ये हो गई आपकी दूसरी समांतर रेखा दूसरी, और इन दोनों रेखा को कौन सी रेखा काट रही है? ये वाली रेखा काट रही है। देखो काट रही है ये वाली रेखा। तो यदि यहां पर आपका आर बना है, यहां पर यदि आपका आर बना है तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा? आर ही बनेगा। यहां पर यदि आर बना है तो बेसिकली यहां पर भी क्या बनेगा? आपका आर बनेगा। देखो कैसे समझना? ये आपकी पहली लाइन थी, तो पहली लाइन के नीचे कौन सा एंगल बन रहा है? आर। तो यहां पर भी पहली लाइन के नीचे आर एंगल बन रहा है। दूसरी लाइन हो गई ये वाली, दूसरी लाइन हो गई ये वाली, उसके नीचे क्या बन रहा है? आपका आर बन रहा है। वो भी किससे मिलाते हुए? ये वाली लाइन को मिलाते हुए, मतलब कि ये वाली लाइन को मिलाते हुए। आई बात समझ में? यदि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका आर ही होने वाला है। आई बात इतनी समझ में? आई और आर का खेल। जेड आपका इस प्रकार से बना था, तो यदि आई यहाँ पर होगा तो ये वाला भी आई सेम टू सेम होगा। यदि यहाँ पर आ रहा है तो दो समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा आपकी प्रतिच्छेद कर रही है, तो यदि यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? आर ही होगा। आई बात इतनी समझ में? अब क्या लगा लेंगे बेसिकली हम? स्नेल का नियम, स्नेल
नियम। स्नेल नियम क्या होता है आपका? साइन ए डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। क्या आता है? एन। एन जहां पर क्या होता है? अपवर्तनांक। अब हम बेसिकली आपकी प्रकाश किरण कहां पर जा रही है? बेसिकली आपकी प्रकाश किरण जा रही है सघन माध्यम में। कहां पर जा रही है? सघन माध्यम में। और जो सघन माध्यम है उसे हम क्या मान लेते हैं? आपका जल मान लेते हैं। जो आपका सघन माध्यम है वो क्या है? आपका जल है। आप कुछ भी मान सकते हो, या माध्यम 2 मान लो, माध्यम 1 मान लो। हमने क्या मान लिया? जल। तो आपकी प्रकाश किरण कौन से वाले माध्यम में जा रही है? जल वाले माध्यम में जा रही है। देखो, और जल को क्या कहते हैं? वाटर। मतलब कि आपकी प्रकाश किरण कहां पे जा रही है? वाटर वाले माध्यम में जा रही है। कहां से आ रही है? वायु वाले माध्यम से आ रही है। बाहर पूरी वायु है, वायु वाले माध्यम से आ रही है। और वायु को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। एयर का ए। तो आपकी प्रकाश किरण कहां पे जा रही है? वाटर वाले माध्यम में जा रही है। कहां से आ रही है? एयर वाले माध्यम में आ रही है। तो जहां पर जा रही है वो पहले लिखते हैं, और जहां से आ रही है उसे बाद में लिखते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब क्या हो जाएगा? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एन डब्ल्यू डिवाइड बाय एन ए। जैसे आपका N21 है, इसे क्या लिखते हैं हम? N2 अपॉन N1, N12 इसे क्या लिख सकते हैं? N1 अपॉन N2। उसी प्रकार से NWA को क्या लिखेंगे? NW अपॉन NA। इतनी बात आई समझ में? अब NA का मान कितना होता है आपका? 1 होता है। NA का मतलब क्या है? एयर का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो इस NA के स्थान पे क्या रख देंगे हम? आपका 1 रख देंगे। रख दिए। अब NW अपॉन 1 कितना हो जाएगा? NW हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? आपके साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। तो यहां से हमें समझ में आया कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर आ गया है? NW के बराबर आ गया। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। अब बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन आई की वैल्यू चाहिए और साइन आर की वैल्यू चाहिए। तो देखो, साइन आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा जहां पर आपका आई एंगल बन रहा है। तो आई एंगल किस त्रिभुज में बन रहा है? आपका वो वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ओ बी ए में। देखो, त्रिभुज ओ बी ए में कौन सा एंगल बन रहा है? आपका आई एंगल बन रहा है। तो वहां पे मैं साइन आई लिख सकता हूं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? आपका लंब बटे कर्ण होता है। अब यदि मैं बात करूं आपके त्रिभुज ओ बी ए की, तो ओ बी ए, इस पे ध्यान देना। लंब क्या होगा आपका? ये ए बी होगा आपका लंब। लंब क्या होगा आपका? ए बी। क्योंकि हमेशा याद रखना, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब क्या है यहाँ पर? आपका ए बी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका लंब ए बी आ जाएगा। डिवाइड बाय कर्ण क्या होगा आपका? ओ ए। कर्ण क्या होता है? ओ ए। इसे पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। 90 डिग्री के आगे जो भी भुजा होती है, 90 डिग्री के आगे जो भी भुजा रहती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। और इस आई के सामने जो भुजा रहती है उसे क्या कहते हैं? लंब। और जो बच जाए उसे क्या कहते हैं? आधार। तो यहाँ पर लंब, सॉरी, आपका कर्ण क्या हो जाएगा? ओ ए। कर्ण क्या हो जाएगा? ओ ए। उसके बाद किस त्रिभुज में लगाएंगे? त्रिभुज एम बी ए में। त्रिभुज एम बी ए में। त्रिभुज एम बी ए में साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब बेसिकली लंब क्या है यहाँ पर आपका? यदि मैं बात करूं इस आर के सामने वाली भुजा, इस आर के सामने वाली भुजा जो भी रहती है उसे क्या कहते हैं? लंब। तो लंब क्या है आपका? ए बी। लंब क्या है बेसिकली आपका? ए बी। देखो, हम त्रिभुज बात कर रहे हैं एम बी ए की, मतलब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा कौन सी आ रही है? सीधे ये वाली आ रही है। मतलब कौन सी आ रही है? ए बी आ रही है। तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी। और कर्ण क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका एम ए हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका एम ए हो जाएगा। तो साइन आई साइन आर की वैल्यू आ गई आपकी। अब बेसिकली क्या आया था हमारा? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर किसके बराबर आया था? यहाँ पर एन डब्ल्यू आया था बराबर। अब बेसिकली यहाँ पर वैल्यू पुट करो। साइन आई की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन ओ ए डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन एम ए, जो किसके बराबर हो जाएगी? एन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। अब क्या कर लेते? बेसिकली इसे पलट लेते। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ ए गुणा एम ए अपॉन ए बी हो जाएगा। जैसे हम इसको पलटेंगे तो एम ए ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? आपके एन डब्ल्यू के बराबर। उसके बाद ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसल। फाइनली क्या बच जाएगा आपका? एम ए अपॉन ओ ए बराबर क्या आ जाएगा? आपका एन डब्ल्यू आ जाएगा। आपका आ जाएगा। अब देखना बेसिकली यदि क्या हो आपका ये जो आई कोण हो, कौन सा कोण हो? ये वाला जो आपका आई कोण हो वो क्या हो? बहुत ही छोटा हो। बहुत ही छोटा होने का मतलब क्या है? कि ये वाली जो रेखा है वो कहाँ आ जाए? अंदर की ओर आ जाए। देखो ध्यान से देखना। बेसिकली ये आपका बिंदु ओ है, ये वाला। उसके बाद ये है आपका बिंदु बी और ये वाला है आपका बिंदु ए।
इस प्रकार से आपका त्रिभुज है, ये वाला देखो OBA मैंने ये वाला त्रिभुज बनाया और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, I बन रहा है। अब यदि मैं इस I को छोटा करता हूँ, मतलब ये I कितना हो जाए, केवल इतना हो जाए। अब I उतना होगा तो ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी, इतनी। मैं I को और भी छोटा करता हूँ, लगभग इतना कर देते हो, देखो I कितना छोटा सा हो जाएगा। अब यदि I इतना छोटा सा हो जाएगा तो लगभग यहाँ जो आपका बिंदु A था, लगभग वो बिंदु A किसके बराबर हो जाएगा, बिंदु B के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि आपका I कोण क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो हम आपके A को किसके बराबर रख सकते हैं, B के बराबर रख सकते हैं। यदि आपका I कोण बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए तो ये वाली रेखा भी अंदर की ओर आ जाएगी और अंदर की हो जाएगी तो बिंदु A और बिंदु B लगभग एक समान दिखेंगे। मतलब हम A बराबर क्या रख सकते, B रख सकते। तो जहां जहां आपका ना A है वहां क्या रख देंगे, हम B रख देंगे। तो M A के स्थान पे क्या रखेंगे, B डिवाइड बाय O, A के स्थान पे क्या रखेंगे, B, A के स्थान पे B, A के स्थान पे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NW। आई बात इतनी समझ में। अब बेसिकली देखना MB, बेसिकली M से लेके B तक क्या है, बेसिकली आपकी आभासी ऊंचाई है। क्या है ये आपकी आभासी ऊंचाई, M से लेके B तक वैल्यू कितनी इसकी H डैश, और H डैश क्या है आपकी आभासी ऊंचाई। तो मैं लिख सकता हूं आपकी यहां पर क्या लिख सकता हूं, आभासी ऊंचाई डिवाइड बाय OB, O से लेके B तक, O से लेके B तक का मान कितना है, H है, और H क्या है बेसिकली आपकी वास्तविक ऊंचाई। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, वास्तविक ऊंचाई लिख सकता हूं। तो यहां से MB अपन OB किसके बराबर आ गया, आभासी ऊंचाई अपन वास्तविक ऊंचाई, बराबर किसके आ जाएगा, NW के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अभीष्ट व्यंजक कि जो आपकी आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, NW के बराबर होता है। चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि आप इसे पलट दो, वैसा भी कर सकते हो, नहीं भी करना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन देखना इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपकी आभासी ऊंचाई है इसे हम यहीं पे रखते हैं। देखना बेसिकली ये किस में है, भाग में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो बेसिकली NW भाग में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। गुणा में क्या आ जाएगी आपकी वास्तविक ऊंचाई आ जाएगी आपकी। तो यहां से हमें और एक बात समझ में आती कि जो आपकी आभासी ऊंचाई है उसे यदि आपको निकालना हो तो आपको बस वास्तविक ऊंचाई चाहिए और किसका अपवर्तनांक चाहिए, जल का अपवर्तनांक चाहिए। तो आप आभासी ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हो। तो बेसिकली समझने से जरूरी था कि क्यों आपकी आभासी ऊंचाई अधिक आती है और जबकि वास्तविक ऊंचाई क्या आती है, कम आती है। यदि आपको किसी व्यक्ति को ऊंचा दिखना है तो आप जल के अंदर कूद जाइए और उसे जल के अंदर से देखे तो आपको व्यक्ति क्या दिखाई देगा, ऊंचा। और कारण हमें यहाँ समझ में आ चुका है, किस कारण दिखाई होता है ऐसा, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना के कारण जो उसकी आभासी ऊंचाई वो हमें ज्यादा दिखाई देगी और जो वास्तविक ऊंचाई वो क्या देगी, कम देगी। और यदि आपको आभासी ऊंचाई निकालना है ना तो जो उसकी वास्तविक ऊंचाई होगी उसका इंटू बस NW से कर देना, आपको उसकी आभासी ऊंचाई मिल जाएगी।